नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये नया साल आपको ढेर सारी खुशियों के साथ मुबारक हो। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर के पर्पज़ के लिए आई हूँ मैं कुछ नया लेकर आपके लिए, कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करती हूँ लास्ट न्यू ईयर की। तो मैंने एक CPC का वीडियो जारी किया था, उसमें कुछ 10 बातें बताई थी अपनी लाइफ के लिए। आज फिर से मैं उन 10 बातों को रिमेंबर करूँगी। रीज़न, क्योंकि एक साल बहुत अजीब सा रहा, बहुत से उतार चढ़ाव होते गए। साल में कई चीज़ें हुई जो हमें समझ ही नहीं आई। ये मेरे पास एक पेज है जिस पर वो 10 चीज़ें लिखी हुई है, ये मैं इसके साथ शेयर करूँगी। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा और अपने पास रखिएगा, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। उसके साथ ही साथ इस न्यू ईयर पर मैं आपको एक चीज़ देने जा रही हूँ, CRPC की सेशन ट्रायल। हम CRPC के सेशन ट्रायल को टिप्स पे करेंगे, याद करेंगे उसको कि आखिर सेशन ट्रायल चलती कैसे, ठीक है। तो ये आपका जुडिशरी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 8 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, 4, 5, 3, 2, 1 किसी भी मार्क्स का आ सकता है। प्लस ये आपका इंटरव्यू का भी है। इसके साथ ही साथ ये प्रैक्टिकली भी काम आएगा, यानी ये सभी जगह पे काम आएगा। तो मैंने आज एक नए साल के लिए मैंने सेशन ट्रायल चुना। सेशन ट्रायल में जाने से पहले हम स्टार्ट करेंगे इन 10 सूत्र के साथ सेशन ट्रायल को कराऊंगी। मुझे पता है ये 10 सूत्र हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, बट जिनको अच्छे लगे वो उन्हें अपने जीवन में ज़रूर उतारें, जिनको अच्छे ना लगे वो इसे इग्नोर करें, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को कुछ अच्छा बताना। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इग्नोर करें, ठीक है। स्टार्ट करते पहले से। सुनने की आदत डालिए। क्या कीजिए? सुनने की आदत डालिए, अर्थात यानी वो सुनिए जो आपको कभी सुनना पसंद नहीं है, भले आपकी आलोचना हो या आपका उपहास। जिंदगी में सुनने वालों की कद्र हमेशा रहती है, इसलिए सुनने की आदत डालिए। हम नहीं सुनते, 100% नहीं सुनते। मुझे बहुत सुनाते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, मैं सुनती हूँ। फिर मेरे सर ने मुझे सिखाया इग्नोर। आप सुनने की आदत तो डालें। कितने टाइम तक बोलेगा? अब देखिए मेरे यूट्यूब पे पहले कितने सारे कमेंट्स आते थे। 3 साल हो गए यूट्यूब पे, 4 साल होने को है। कितने आते थे, अब नहीं आते ना। रीज़न, मैंने उनको रिप्लाई देना बंद कर दिया। अब वो कहेंगे हाँ यार ये तो सही है, हम क्यों करें, हम अपना लाइफ जिए ना, इज़ द बेस्ट। तो सबसे अच्छी ज़्यादा सुनने की आदत डालो। धीरे धीरे वो चीज़ें जो आपको चुभती हैं, खराब लगती है, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आप सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले सुनने की आदत डालिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं CRPC की। CRPC की आपने देखे होंगे कि मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया है, चैप्टर 2 पढ़ाया है, चैप्टर 3, उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ और मैं सब कुछ यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि कोचिंग चला रही हूँ। आप लोग जज बन के इनकम ऑफ सोर्स आपका जज के लिए होगा, मेरा इनकम ऑफ सोर्स मेरा कोचिंग सेंटर है। तो मैं सब कुछ यूट्यूब पर पढ़ाऊँगी तो स्टूडेंट्स खा जाएंगे, राइट। तो मुझे दोनों ही सर्वाइव करना है। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप उसे पढ़ना सीख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ा सकती बेटा, इसमें मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मैं कोचिंग चलाती हूँ और मुझे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। और जिस दिन मुझे लगेगा आफ्टर 30 ईयर्स के हाँ आपका इनफ है, तो मैं जरूर पूरा यूट्यूब पर पढ़ूंगी। लेकिन फिलहाल इंस्टीट्यूट चला रही हूँ तो सब कुछ यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकती। कई बच्चे मैसेज करते हैं मैं पूरी CRPC पढ़ा दीजिए। बिल्कुल आप सही है बेटा, पर पूरी CRPC पढ़ा दूंगी वहाँ पर, तो कोचिंग आने की जरूरत पड़ जाएगी क्या? नहीं ना, तो कोचिंग भी चलानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं उतना दे सकती हूँ जितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि मेरे इंस्टीट्यूट भी चलता रहे और आपका भी काम चलता रहे, ठीक है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल कौन करता है? पहला सवाल आता है सेशन ट्रायल कौन कर सकता है? तो आता है सेशन ट्रायल सेशन कोर्ट कर सकता है, और कौन कर सकता है? एडिशनल सेशन कोर्ट कर सकता है, और कौन कर सकता है? और हाई कोर्ट भी कर सकता है। हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाँ जी। हाई कोर्ट कब करेगा? जब हाई कोर्ट सेक्शन नंबर 26 रीड विथ 474, क्या कहा? सेक्शन नंबर 26 रीड विथ 474। जब हाई कोर्ट CRPC में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज करता है, जब CRPC में हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज करता है, तब वो सेशन ट्रायल करता है। तो क्या कहा? सेशन ट्रायल कौन कर सकता है? सेशन कोर्ट कर सकता है, एडिशनल सेशन कोर्ट कर सकता है, और हाई कोर्ट कर सकता है। और कौन कर सकता है? असिस्टेंट सेशन कोर्ट। और कौन कर सकता है? असिस्टेंट सेशन कोर्ट। असिस्टेंट सेशन कोर्ट के पास 2 अलग अलग मैटर है, उस मैटर के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो सबसे पहला आपके पास सवाल कि भाई सेशन ट्रायल करता कौन है? तो आप कहेंगे सेशन ट्रायल सेशन कोर्ट करता है। कौन करता है? सेशन कोर्ट। एडिशनल, असिस्टेंट।
अब आपके पास सवाल आएगा कि मैडम सीआरपीसी में सेशन कोड तो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 में, कहाँ पढ़ते हैं सेशन कोड? सेक्शन नंबर 6 में, राइट। तो फिर ये एडिशनल सेशन कोड, ये एडिशनल सेशन कोड और ये असिस्टेंट सेशन कोड कहाँ पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे कि एडिशनल और असिस्टेंट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर हम पढ़ते हैं 10 में और सेक्शन नंबर 9 में। कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 9 और 10 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेशन कोड की हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए एक एडिशनल भी लाते हैं और उसको के साथ उसके असिस्टेंट को भी ले आते हैं, तो वहाँ पे आ जाते हैं। फिर आपको कैसे पता चला कि हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करते हैं? तो जाके सेक्शन 26 खोलिएगा, अपना बैरेक साथ में रखिएगा। कई बार बच्चे कहते हैं वो छोटा लिखते हैं, तो बेटा ये सब कुछ बैरेक में है। बोर्ड छोटा वाला है ना मेरे पास, वो डिजिटल नहीं है, बड़ा किया छोटा किया, बोर्ड फिक्स वाला है मेरे पास, तो सब कुछ लिखना इसमें होता है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी पाती, पूरा नहीं लिख पाती, क्योंकि सब कुछ बैरेक्ट में है। तो अपना बैरेक्ट ओपन कीजिए, ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ है? जाइए सेक्शन 26 खोलिएगा, 26 में लिखा हुआ है हाई कोर्ट, और जब लिखा हुआ है कहाँ पर? 474 खोलिए फटाफट जाके, और वहाँ लिखा है कि जब कभी भी हाई कोर्ट से अपना ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करती है, अर्थात जहाँ पे डायरेक्ट मैटर जाते हैं वहाँ पर वो सेशन ट्रायल करेगा। तो यह जो ओरिजिनल जुडिक्शन जहाँ मैटर डायरेक्ट जाता है, तो फिर हाई कोर्ट के पास जुडिक्शन है क्या? तो आपके हाई कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट एक रिविजनल कोर्ट है, हाई कोर्ट एक रेफरेंस कोर्ट है, हाई कोर्ट रिट पिटीशन सुनता है। बट जब जब जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट एक ओरिजिनल जुडिक्शन भी यूज़ करता है। इन ए क्रिमिनल मैटर हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन है। इन अ सिविल मैटर, यस, इन अ सिविल मैटर भी हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन है। ऑब्लिक करके लिखिए CPC सेक्शन नंबर 2 का 4, रीड विथ सेक्शन नंबर 120। CPC यानी इन सिविल केस भी हाई कोर्ट एक ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करता है। यानी मेरा हाई कोर्ट सिविल मैटर में भी ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करता है और क्रिमिनल मैटर में भी ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करता है। कई बार बच्चे कहते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है? भैया प्रैक्टिकली निकलेगा तो थ्योरी से ही ना, ये जितनी बातें बता रही सब प्रैक्टिकली है, ये सब कंसेप्ट है, ये यहाँ कहीं लिखा हुआ है नहीं ना। तो मैं कंसेप्ट बेस भी पढ़ाती हूँ, मैं थ्योरी भी पढ़ाती हूँ, मैं बैरेक भी पढ़ाती हूँ, और जब बुक्स ऐड करनी तो मैं ही कर लेती हूँ, आपसे नहीं खरीदवाती, वो सब कुछ मैं ही ऐड करके दे देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो, है ना, क्लासेस के अंदर, रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो देखिए पूरा आ गया। तो आपके सामने क्या आया कि सेशन ट्रायल कौन कर सकता है? तो आप कहेंगे सब ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन ट्रायल कौन कौन कर सकते हैं। अब आता सेशन ट्रायल कैसे होगी कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होगा? कोर्ट जाना पड़ेगा ना उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट कैसे जाते हैं? कोर्ट कैसे जाते हो? अब ये मत कहते ना मैडम गाड़ी से जाते हैं, पैदल जाते हैं, कार में जाते हैं ना, मेरा मतलब है कोर्ट हम जाते हैं सेक्शन 190 से। अभी थोड़े दिन पहले देखना मैंने प्रैक्टिकली कि कोर्ट में एंट्री कैसे होती है हमारी, उस पर भी एक वीडियो बनाया था, वो जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं बोलूँगी टेक्निकल टीम को, इसके साथ शेयर कर देंगे। तो कोर्ट जाते हैं कैसे? 190 से। पैदल भी जाते हैं, कार में भी जाते हैं, 2 व्हीलर पे जाते हैं। फिलहाल हम कोर्ट जा रहे हैं 190 से। तो जब 190 से जाते हैं कोर्ट, उसके बाद हमारी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आता बाई PP, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या कहता है सेक्शन 25? सेक्शन 225 कहता है कि साहब यहाँ पर हमारे पास कौन आएगा कोर्ट के अंदर पैरवी करने के लिए? सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल मैटर है तो प्रोसिक्यूशन कौन होती है? सरकार की तरफ से। और सरकार की तरफ से कौन आता? PP साहब, इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। कौन आते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं? टू यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थोड़ी सी मेहनत कर ले एडजस्ट बन जाएगा। यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थोड़ी सी मेहनत कर ले क्या बन जाएगा? जुडिशियल ऑफिसर बन जाएगा। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का और डिटेल कहाँ दी गई है? सेक्शन नंबर 24। सेक्शन 24 बताता है हु इज ए पब्लिक ऑफिसर। ये देखिए सेक्शन क्यों मैंने ऐसा करें, जब मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाती हूँ तो बार बार रिकॉल कराती हूँ, उससे पुराना जो पढ़ा है वो साथ साथ चलता है, भूलने कुछ नहीं देती मैं। पूरी CRPC पढ़ते हो सेक्शन 1 से कंटिन्यू चलती है। ऐसा नहीं है जनवरी में CRPC शुरू की, मार्च में खत्म हुई, जनवरी वाला भूल गई ना, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में हम बार बार ये सारी चीज़ें कोरिलेट कराते हैं और बार बार आपका दिमाग से वो चीज़ें याद दिलाते हैं पहले जो पढ़ी थी, इसलिए कभी भूलते ही नहीं है। होता कुछ बच्चों को सेक्शन याद नहीं होते, हमारी क्लास में सबसे अच्छी क्वालिटी है, इसीलिए जो यूनिक है क्लास का क्लास में याद करा देते हैं और सारे सेक्शंस भी क्लास में याद करा देते हैं, क्योंकि बार बार चीज़ें आती ना, बार बार खुद ही याद हो जाती है, राइट। तो 24 क्या कहता है? 24 कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट हो सकता है? जिसके पास 7 साल की वकालत हो और स्पेशल 10 ईयर्स की। ये सारे प्री के क्वेश्चन है। तो इसका कौन करेगा? हमारे यहाँ पे PP साहब आके करेंगे। PP साहब आके क्या करेंगे कोर्ट के? तो सेक्शन 226 कहता है केस की ओपनिंग करेंगे। क्या करेंगे? केस की ओपनिंग करेंगे। तो केस की ओपनिंग में क्या होता है? आके सारी बातें रखेंगे, प्रोसिक्यूशन अपनी बात रखेगा, डिफेंस को बुलाएंगे, डिफेंस अपनी बात रखेगा और जज साहब मैटर को देखेंगे। क्या करेंगे? जज साहब मैटर को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग हो गई केस की और हमने सारी बातें बता दी। जैसे सारी बातें बताई,
जो भी मैटर हुआ बताइए। उस बातों को सुनकर जज साहब को लगा मैटर नहीं बन रहा है, जज साहब को लगा मैटर नहीं बन रहा है, मैटर में दम नहीं है, तो जज साहब क्या करेंगे, जज साहब उस अक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे। क्यों? जब मैटर बन ही नहीं रहा है, मुद्दा हो ही नहीं रहा है, तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्चार्ज। तुम जाओ अपने घर। इसको उन्मोचित कहते हैं हिंदी में, उन्मोचित कर देंगे। सही बात है, जब मैटर नहीं बना तो क्या करेंगे? उन्मोचित करेंगे। तो अब आपके सामने 3 वर्ड आते हैं, डिस्चार्ज, एक्विटल, कन्विक्शन। लिखिए 3 शब्द, डिस्चार्ज, एक्विटल, डिस्चार्ज, एक्विटल, कन्विक्शन। हिंदी वाले उन्मोचन, दोष मुक्ति एंड दोष सिद्धि। बहुत बड़ा रोल है इनका, बहुत बड़ा रोल है इन तीनों का। डिस्चार्ज कब करते हैं? बिफोर टेकिंग एविडेंस। बस मैटर सुना, नहीं बना, डिस्चार्ज कर दिया। बिफोर टेकिंग एविडेंस लिखिए, डिस्चार्ज करते हैं बिफोर टेकिंग एविडेंस। एविडेंस लेने से पहले डिस्चार्ज कर देते हैं। आफ्टर टेकिंग एविडेंस, मैटर नहीं बना, लिखिए आफ्टर टेकिंग एविडेंस मैटर नहीं बना, आपको रिलीज किया, दैट इज कॉल्ड एक्विटल करना, दोष मुक्त करना। लिखिए आफ्टर टेकिंग एविडेंस मैटर नहीं बना, आपको रिलीज कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्या कहेंगे? एक्विटल, दोष मुक्त कर दिया। और आफ्टर टेकिंग एविडेंस मैटर बना, आपको पनिश किया, दैट इज अ कन्विक्शन। आफ्टर टेकिंग एविडेंस मैटर बना या बिफोर टेकिंग एविडेंस प्राइमा फेस या मैटर बना, किसी भी कंडीशन में, है ना, मैटर बना तो क्या करेंगे? कन्विक्शन। इस ट्रायल मीनिंग्स ऑफ, ट्रायल का मीनिंग होता है मजिस्ट्रेट अपने माइंड को अप्लाई करते हुए। ट्रायल मीनिंग ऑफ मजिस्ट्रेट अपने माइंड को अप्लाई करते हुए या तो अक्यूज्ड को एक्विटल करता है या कन्विक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल, राइट। ट्रायल को सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ट्रायल को सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इंक्वायरी डिफाइंड है, इन्वेस्टिगेशन डिफाइन है, बट ट्रायल डिफाइन नहीं है। तो ट्रायल का मीनिंग लिखिए, ट्रायल का मीनिंग होता है जहां मजिस्ट्रेट अपने माइंड को अप्लाई करते हुए अक्यूज्ड को या तो एक्विटल करता है या कन्विक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है, चलिए हिंदी वाले, जहां पे न्यायालय अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए अभियुक्त को या तो दोष मुक्त करता है या दोष सिद्ध करता है, इसे विचारण कहते हैं। हिंदी वाले, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, अभी भी हूँ, बट अपने आप को काफ़ी इंप्रूव किया क्योंकि बच्चे मोस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम के आने लग गए। कोडिफाई लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से हिंदी इंग्लिश पढ़ा देती हूँ, बट अनकोडिफाई लॉ में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो धीरे धीरे उसको भी इंप्रूव कर रही हूँ ताकि आने वाले टाइम में मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी उतना ही बखूबी पढ़ाऊँ जैसे कि हिंदी मीडियम वालों को। मेरा प्रयास जारी है, मेरा क्या बोलते कोशिश जारी है, मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट देने जा रही हूँ ताकि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ। हालांकि कंटेंट आप समझ जाते हो, मेरा पढ़ाने का वे समझ जाते हो, थोड़ा सा दिक्कत आते हैं, बच्चे कॉपरेट करते हैं, लेकिन मैं भी धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, राइट। तो क्या कहता है, और प्रोनाउंसिएशन देखो, थोड़ा सा स्टडी मेरी गांव से है तो स्कूलिंग जब गांव की है तो थोड़ा गांव का टोन तो आएगा। देखो हम जिस जगह रहते हैं तो थोड़ा सा वो रहेगा, तो वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरा पढ़ाती हूँ, वो अच्छा लग जाता है ना। तो क्या कहा, क्लियर। नाउ डिस्चार्ज, एक्विटल, कन्विक्शन, इसका एक्सटेंड भी है। क्या? एक बार डिस्चार्ज किए हुए व्यक्ति को, लिखो, एक बार डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति को दोबारा बुलाया जा सकता है। एक बार डिस्चार्ज किए व्यक्ति को उसी मैटर में दोबारा बुलाया जा सकता है, बट एक बार किसी व्यक्ति को किसी केस में एक्विटल या कन्विक्शन कर दिया जाता है, एक्विटल या कन्विक्शन कर दिया जाता है, उसी मैटर पर फिर से नहीं बुलाया जाएगा। कैसे पता चला? सीआरपीसी सेक्शन 300, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लोज 2, डबल जियोपार्डी, एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी, इसीलिए इंडिया में बाइगेमी प्रोहिबिटेड है। पहले शादी करके सजा भुगत ली, दोबारा शादी की परमिशन नहीं देते हैं, इसलिए इंडिया में क्या कहा, इंडिया में जो है हमारा बाइगेमी प्रोहिबिटेड है, क्योंकि एक आदमी को एक ही बार सजा मिलती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये शादी पर इतने चुटकुले क्यों बनते हैं। पत्नी के बिना तो वैसे ही नहीं रह जाता, खाना बना के बेचारी वही रहती है, कपड़े धो के भी वही रहती है, घर का सारा काम वही करती है, और फिर भी सारे चुटकुले पत्नी पे बनते, पता नहीं क्यों, आज तक इस लॉजिक का पता नहीं चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 225 में पीपी साहब आए, 226 में केस की ओपनिंग की, और 227 में मैटर नहीं बना, डिस्चार्ज किया, और उसके साथ 2 चीजें सिखाई मैंने, एक एक्विटल, एक कन्विक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। मैटर बना तो डिस्को हटाओ, मैटर बना डिस्को हटाओ, चार्ज लगा दो।
मैटर बना, डिस्क को हटाओ, चार्ज लगा दो। नाउ चार्ज फ्रेम करेंगे। अब जब आप 228 पढ़ेंगे तो इसमें आपको दो बातें पढ़ने को मिलेगी। क्या कहा? इसमें आपको दो बातें पढ़ने को मिलेगी। सबसेक्शन 1 थोड़ा समझने लायक है, सबसेक्शन 2 अपना इजी है। सबसेक्शन 1 थोड़ा समझने लायक है। जब मैटर आता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास और मैटर देख के लगता है, क्योंकि देखो कई बार लगता है ना फर्स्ट क्लास को लगता है सेशन कोर्ट का है, ड्यूरिंग ट्रायल पता चलता है या देखते केस पता चलता है, नहीं, दिस इज नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस इज अ ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट है तो क्या करेंगे? वापस सीजीएम को भेजेंगे ना, भाई तेरा मैटर है तू संभाल, मेरा होता तो मैं संभालता। तो क्या करेगा? चार्ज लगा के और सीजीएम को या फर्स्ट क्लास को भेजेगा कि भैया आप ट्रायल करिए, आपका मैटर है। और उनका मैटर है तो वो खुद ट्रायल करेगा और ट्रायल करने के बाद मतलब चार्ज फ्रेम करेगा। और एक चीज़ याद रखना, जब भी चार्ज फ्रेम होंगे, चाहे वो सेशन ट्रायल हो, चाहे वो वारंट ट्रायल हो, चाहे वो समन ट्रायल हो, हमेशा अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाएंगे और समझाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि सेशन ट्रायल समन ट्रायल के अंदर चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी नहीं है, बट मना भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम चार्ज फ्रेम करेंगे अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाएंगे और समझाएंगे कि आपको समझ में आ गया है, आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगे। और जब चार्ज फ्रेमिंग करते हो तो वहां पर भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कहता है 225 में पीपी साहब आते हैं, 226 पे केस की ओपनिंग करते हैं, 227 में मैटर नहीं बना, डिस्चार्ज करो और बनता है चार्ज लगाओ। चार्ज लगते ही चलते हैं अगले, रह गया ना यार, अभी तो एक ही हुआ है, सुनने की आदत डालो, दूसरा तो बाकी रहा। चलिए दूसरे की तरफ, सहन करने की क्षमता विकसित करें। क्या कहा? सहन करने की क्षमता विकसित करें। अक्सर मुझे बच्चे कहते हैं मैम आप क्यों बोलते हो, रहने दो ना, इग्नोर करो इनको। तो मैंने उनसे सीखा है, बात तो सही करे, इग्नोर। अब आज के बाद इग्नोर, हम कभी नहीं कहेंगे किसने क्या कहा, कह दिया, यहाँ से सुना, यहाँ से निकल दी, इसीलिए भगवान ने दुकान दी है। तो सहन करने की क्षमता कीजिए, विकसित कीजिए। क्या कहता है? यानी अगर आपने सहन करना सीख लिया तो आपने संघर्ष करना सीख लिया। गलत को कभी सहन मत कीजिए, इसलिए सहन नहीं करते ना, गलत को नहीं करूँगी कभी सहन, ये ध्यान रखिएगा। नारी हूँ पर कमज़ोर नहीं, ये ध्यान रखना, नारी हूँ पर कमज़ोर नहीं। लेकिन विचार कीजिए, हमने अपने अहंकार की वजह से सही को सही न करने की क्षमता भी कहीं खत्म तो नहीं कर दी। यहाँ हमें सोचना पड़ेगा कि जो बात वो कह रहा है हमें लगा वो गलत है, बट एक्चुअल में वो गलत नहीं है, वो हमने डीम्ड कर लिया वो गलत है। फिर आप क्या करोगे? उसको चेंज करो। गलत को सहन मत कीजिए, बट आप किसी बात को गलत मत सोचिए। किसी ने कुछ कहा, आप सोचिए हाँ उसने कुछ कहा होगा, सही कहा होगा, आप उसको पॉजिटिव लीजिए, बट आप उसको नेगेटिव सोचोगे तो फिर हमेशा दिक्कत होगी। तो क्या कहा? सहन करने की क्षमता विकसित कीजिए, गलत को सहन मत कीजिए, बट इंटरप्रिटेशन हमेशा सही रखिएगा, कम्युनिकेशन के आपको हमेशा ठीक रखिएगा। कभी भी कुछ होता है एक बार सामने वाले से पूछ ले, भाई ऐसा क्या हुआ। सामने वाला फिर भी बहुत नाटक कर रहा है तो फिर इग्नोर करो। फिर कितने टाइम झुकोगे यार, झुक के कितना बड़े टाइम के बाद झुक के तो हम सीधे हुए हैं, है ना, फिर क्यों झुकेंगे वापस। लेकिन एक बार उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए फिर से चलते हैं। पीपी साहब आए, ओपनिंग की, मैटर नहीं बना, डिस्चार्ज किया, मैटर बना, चार्ज लगाया। नाउ जैसे आप पे चार्ज फ्रेम करते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज किया प्ली ऑफ गिल्टी। क्या आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं? ये प्ली ऑफ गिल्टी है। तो फिर कन्फ्यूजन क्या है? यहां भी अक्यूज से पूछते तूने गलती की, कन्फ्यूजन में पूछते अक्यूज को तूने गलती की, प्ली बार्गेनिंग में मैं कहता मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो फिर क्या अंतर है तीनों में? तीन चीजें लिखिए। प्ली ऑफ गिल्टी, पहला आता है प्ली ऑफ गिल्टी, दूसरा लिखिए कन्फेशन समस्वीकृति, और तीसरा प्ली बार्गेनिंग। तीनों ही अक्यूज के द्वारा होती हैं। तो फिर तीनों में अंतर क्या है? पहला 229, दूसरा 164 सीआरपीसी और तीसरा चैप्टर नंबर 21A। तो देखिए जो प्ली ऑफ गिल्टी होती है वो ड्यूरिंग ट्रायल होती है। क्या याद रखना है? जो प्ली ऑफ गिल्टी होती है वो ड्यूरिंग ट्रायल होती है। जो कन्फेशन है वो बिफोर ट्रायल और इंक्वायरी यानी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होती है। लिखिए कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होती है, बिफोर ट्रायल और इंक्वायरी। तो इससे पहले फिर यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपने कन्फेशन कर लिया होता तो वहीं अपना काम हो जाता, यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। तो कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, प्ली ऑफ गिल्टी बिफोर ट्रायल और ड्यूरिंग ट्रायल, सॉरी प्ली ऑफ गिल्टी ड्यूरिंग ट्रायल और इंक्वायरी, और तीसरा बोला प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग में जब कोर्ट के सामने मुद्दा आता है, कोर्ट आपको कन्विक्ट करने वाला होता है, यानी पूरी प्रोसीडिंग हो जाती है, तो वो एक बार कहता है जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। दैट इज़ अ प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, तो एक होता पार्डन, फिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो पार्डन क्या होता है? कोर्ट की तरफ से होता है, इज अ अप्रूवर। चौथा बड़ा है पार्डन, उसमें भी तो माफ़ी देते हैं आपको, तो अप्रूवर, पर वो सरकारी गवाह बन जाता है,
वो सरकारी गवाह बन जाता है। तो प्ली ऑफ गिल्टी का मतलब समझे, तो प्ली ऑफ गिल्टी और कन्फेशन का पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि भैया जब कन्फेशन का प्रोविजन है तो वाई प्ली ऑफ गिल्टी, तो आप कहेंगे सब इन्वेस्टिगेशन में वो कन्फेशन नहीं करता है, यहाँ तक मैटर पहुंच जाता है, तब कोर्ट उससे कहते हैं भैया क्या तुम प्ली गिल्टी करते हो, बढ़िया। कोर्ट अपने डिस्कशन पार्ट से आपको सजा दे देगा, कम ज़्यादा जैसा कोर्ट को ठीक लगे वैसे आपको सजा दे देगा। यहाँ सजा दे दी ना तो यहाँ कहानी खत्म, अब इसकी जरूरत नहीं है। यदि 2 to 9 में आप प्ली गिल्टी कर लेते हैं तो 230, 231, 232, 3, 4 तक की जरूरत ही नहीं है। उसी के आधार पर सीधा 235 आ जाएगा, भाई कर ली कहानी खत्म ना। वो कहता ना मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी पागल ये नहीं कहता मैं पागल हूं, और ना ही कोई अपराधी कहता है कि मैं अपराधी हूं, दोनों ही मना करते हैं। तो उसने कहा ना 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 मैंने ऑफेंस नहीं किया। अब किसने मना कर दिया, कोर्ट कहेगी प्रोसिक्यूशन से, यानी विक्टिम वाली पार्टी से, भाई ये तो मना कर रहे हैं, अब आप बताइए क्या कर रहे हैं, इसने तो मना कर दिया, आप सबूत लाइए। तो प्रोसिक्यूशन को कहेंगे जाइए और तुम अपने विटनेसेस को लाइए। तो अगला कहता है 231 एविडेंस की डेट देंगे, क्या करेंगे आज क्या, तो एविडेंस कैसे लेके आएगा, अभी तो मना किया है। तो 231 कहेंगे जाइए ये इस तारीख को अपने एविडेंस लाइए, और फाइनली प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस लेकर आ जाती है। तो हम करते हैं उसकी एग्जामिनेशन कहाँ होती है, एग्जामिनेशन ऑब्लिक करके लिखिए, एग्जामिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 137 बताता ना, इंडियन एविडेंस एक्ट 137, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, री का भी फर्दर एग्जामिनेशन, 4 तरह की एग्जामिनेशन है, हमने आज तक 3 ही पढ़ी, जाके ढंग से पढ़िएगा। 137, 138 आपको चौथी एग्जामिनेशन भी दिखेगी, ठीक है। तो फाइनली एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है। तो 226 में पीपी साहब आए, 227 ने केस की ओपनिंग की, 225 में पीपी साहब आए, 226 में ओपनिंग की, 227 में मैटर नहीं बना, डिस्चार्ज किया। मैटर बनता है तो चार्ज लगाया, 229 में प्ली की नहीं की तो 230 के अंदर प्रोसिक्यूशन को डेट दी, और 231 में प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस लेकर आ गया कि लीजिए जज साहब मैं मेरे विटनेसेस को ले आया, आप इनको सुनिए। जैसे ही विटनेसेस सुनते हैं, विटनेसेस कहते हैं ना ना अक्यूज ने ऐसा किया, सब कुछ बता देते हैं। नाउ अक्यूज्ड की बारी अपना डिफेंस पेश करे, क्योंकि इनकी एविडेंस हो गई, भाई इनके एविडेंस हो गए तो मैटर नहीं बना तो एक्विटल कर दिया। ये एक्विटल सिर्फ अकेला सिंगल वर्ड एक्विटल पूरी सीआरपीसी में सिर्फ यही दिया गया है। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस सुनने के बाद भी मैटर नहीं बनता है तो एक्विटल। अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, बिफोर टेकिंग एविडेंस डिस्चार्ज, बिफोर टेकिंग एविडेंस डिस्चार्ज, आफ्टर टेकिंग एविडेंस एक्विटल, बताया था, दोनों आपके सामने है। बिफोर टेकिंग एविडेंस नहीं लिया एविडेंस, आपको रिलीज किया, दैट इज अ डिस्चार्ज। आफ्टर टेकिंग एविडेंस 230 में डेट दी, 231 में आप आए और अपने एविडेंस पेश की, मैटर नहीं बना, एक्विटल, खत्म, जाओ अपने घर, हो गए दोष मुक्त, टेंशन खत्म। उसी मैटर में हम दोबारा आपको नहीं बुलाएंगे, कोई झिकझिक नहीं। लेकिन पढ़िएगा 232, यदि एक्विटल नहीं करते हैं तो आजा भाई डिफेंडेंट अपना डिफेंस पेश कर। नाउ डिफेंडेंट अपना डिफेंस पेश करेगा। डिफेंडेंट कहता है मैं भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस बनना चाहता हूं। तो जब डिफेंडेंट कॉम्पिटेंट विटनेस बनना चाहता है तो डिफेंडेंट की सारी डिफेंस पेश करने से पहले उसको अपनी एविडेंस देनी पड़ेगी। आइए ऑब्लिक करके लिखिए, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 315, क्या कहा, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 315, अगर डिफेंडेंट अपने डिफेंस पेश करना चाहता है और वो कहता है मैं भी कॉम्पिटेंट विटनेस बनना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, तो डिफेंडेंट को सबसे पहले अपने सारे विटनेसेस से पहले खुद को आना पड़ेगा, सीआरपीसी सेक्शन 315। और जहां कहीं कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट की हमें लेनी पड़ेगी एग्जामिनेशन, तो कोर्ट को करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 313 से डीलिंग। तो सीआरपीसी 313 अक्यूज्ड की एविडेंस, और सीआरपीसी 315 डिफेंडेंट जो है अपने डिफेंस में खुद अगर कॉम्पिटेंट विटनेस बनना चाहता है तो उसको पहले आना पड़ेगा, और देन उसके बाकी की डिफेंस हम लेंगे। तो क्या कहा, 225 में पीपी साहब आए, 226 में केस की ओपनिंग की, 227 मैटर नहीं बना, डिस्चार्ज, 228 मैटर बना तो चार्ज, 229 प्ली गिल्टी करते हो, 230 कहता है उसने मना कर दिया तो 230 में प्रोसिक्यूशन को डेट देनी पड़ी, और 231 में प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लाए, मैटर नहीं बना, 232 में एक्विटल कर दिया, और एक्विटल नहीं किया यानी मैटर बना, तो नाउ डिफेंडेंट अपना डिफेंस पेश करेगा। और अगर वो डिफेंडेंट कॉम्पिटेंट विटनेस बनना चाहता है तो 315 पहले वो करना पड़ेगा उसकी खुद की, और एज उसकी एविडेंस उसकी स्टेटमेंट लेने बाकी हैं तो हम 313 में भी जाएंगे। ये चलती है कोर्ट में पूरी ट्रायल, बीच बीच में कितने सेक्शन और भी बहुत सारे सेक्शन आते हैं, बट
उसके लिए क्लास में पढ़ाना होता है, क्योंकि यूट्यूब पर मैं इतना ही आपको मेन चीज़ बता सकती हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम पहुँचे, चलते हैं अगले की तरफ। पहला, सुनने की आदत डालिए। दूसरा, सहन करने की क्षमता विकसित कीजिए। तीसरा, योजनाबद्ध रूप से काम कीजिए। सिस्टम, अपने लाइफ में एक सिस्टम बनाइए और सिस्टम से काम कीजिए। हम जैसे ही सिस्टम से बिगड़ते हैं, अपना सारा काम बिगड़ जाता है। हमारे अंग अंग और जिंदगी जब पूरे सिस्टम से चलती है, तो हमें अपने जीने के ढंग को सिस्टम से दूर क्यों रखते हैं? सिस्टम को समझिए और सुखी रहिए। यानी अपने एक रूटीन होना चाहिए ज़िंदगी का, कि मुझे सुबह उठना है, मुझे दिन भर ये काम करना है, मुझे रात को सोना है, इनसे मिलना है, ये काम करना है। वाई सिस्टम से बिगड़ जाते हो? एक दिन सुबह 4 बजे उठते हो, दूसरे दिन 8 बजे उठते हो, तीसरे दिन 11 बजे उठते हो, एक दिन रात को 10 बजे सोते हो, एक दिन 12 बजे सोते हो, एक दिन रात को 1:30 बजे सोते हो। वाई? क्यों अपने सिस्टम को चेंज करते हो? हमने जब धरती वालों ने सिस्टम को चेंज किया, तो 2020 ने सिस्टम को जवाब दे दिया, राइट? तो जब इतनी बड़ी हमारी नियति और प्रकृति इतनी बड़ी चेंज हो सकती है, तो हमारी जिंदगी में भी सिस्टम बिगड़ने से नुकसान हो सकता है ना। तो तीसरा कहता है, सिस्टम से काम कीजिए। पहला, सुनने की आदत डालिए। दूसरा, सहन करने की क्षमता विकसित कीजिए। तुरंत प्रभाव से जवाब मत दीजिए, सोचिए, समझिए और देन रिप्लाई कीजिए, अन्यथा इग्नोर, हंस लो। उसने सटा? क्योंकि जिंदगी में 2 बातें याद रखना, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कमेंट जिंदगी में आगे बढ़ाएगा, कॉम्प्लीमेंट वहीं का वहीं रख देगा। मैं ऑलवेज कमेंट को वेलकम करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट को नहीं। कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, चढ़ाता है आपको, चढ़ा के आपको वहीं का वहीं रख देगा। बताती हूँ उसकी कहानी। एक आदमी था, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। उसके पहले से एक बेटा था। उसने दूसरी शादी की तो दूसरी जो माँ है उसकी, वो उसका बहुत प्यार करती थी, लाड रखती थी, उसको खाना अपने हाथों से खिलाती थी। जबकि उसका खुद का भी एक बेटा हो गया, यानी पहले से एक बेटा था पति का, और देन उसका भी एक बेटा हो गया। उसके बावजूद भी वो दिन भर उसको अपने जो पहले वाले पति का जो बेटा था, मतलब पति से जो पहला बेटा था, उसको लेके घूमती थी, उसको गोद में उठा के घूमती और अपने बच्चों को मारती पीटती। तो लोग कहते, भाई ऐसी स्टेप मदर यानी सौतेली माँ हमने पहली बार देखी है, जो अपने बच्चों को मारती है, पीटती है, और अपने देखो जो पहले वाली वाइफ है उसके बच्चे को प्यार करती है। करते करते समय निकला, और समय निकलने के बाद जब उसने क्या किया, उसने अपने पहले वाले जो पति का बच्चा था उसको बना दिया हैंडीकैप, और अपने वाले बच्चे को मार पीट के बना दिया एकदम हीरा। जबकि दुनिया को क्या नजर आ रहा था कि भाई ऐसे स्टेप मदर तो पहली बार देखी, जो अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरे के बच्चे से प्यार करती। जबकि उसने प्यार से लोगों को जीता, क्या क्या प्यार से लोगों को मारा, और उसने बता दिया कि भैया सक्सेस होना है तो आप लड़के क्यों, आप लड़ो मत ना, चिड़ो मत ना, आप प्यार से भी जवाब देके अपना काम कर सकते हैं। देन आता अपने पास चौथा, सच बोलिए, संयमित रहिए, आपा मत खोइए। आ गए ना, आपा मत खोइए, यानी सच को अपनी ताकत बनाइए। अगर जितनी ऑनेस्टी रखोगे लाइफ में, आप खुद देखना, जहाँ आप ऑनेस्ट हो वहाँ सफलता आपके कदम चूमेगी। और ये मैंने देखा अपनी लाइफ में। आज मेरे पास 52,000 सब्सक्राइबर हैं, यानी सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस का परिवार इतना बड़ा हो गया, ये कभी समझ ही नहीं पाई एक सिंपल बोर्ड के साथ। ऐसा ना, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, 5 लाख का बोर्ड लगता है, 1 करोड़ का सेटअप होता है, लेकिन मैं तो ये सब नहीं कर पाई, क्योंकि इतना अमाउंट नहीं था मेरे पास, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं इतना बड़ा सेटअप लगा सकूं, ना इतना बड़ा मैं स्टाफ रख सकती हूँ, क्योंकि इतना पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा अपनी ऑनेस्टी रखी, जो मेरे पास है 100% दिया, और नहीं देना मैं क्लियर कहती हूँ। अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारें। आप में से कई बच्चों को गुस्सा भी आता है, लेकिन अच्छा है ना, मुँह पर तो बोल रही हूँ, छुपा तो नहीं रही हूँ। नहीं तो क्या 4 सेक्शन पढ़ा के छोड़ दूंगी, फिर क्या करोगे। लेकिन मैं साफ कह देती हूँ, भैया इससे ज़्यादा पढ़ना तो क्लास पधारे। तो ये मेरी ईमानदारी है, जो मुझे कहीं ना कहीं हर रोज़ आगे बढ़ाती है, और ये मेरी ईमानदारी आप लोगों को अच्छी भी लगती है, और आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहते हैं, सच बोलिए, संयमित रहिए, आपा मत खोइए, यानी सच को अपनी ताकत बनाइए। अच्छे बुरे के विचार का त्याग कीजिए। क्या अच्छा क्या बुरा, सब अच्छा ही है ना। अगर आप पॉजिटिव तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव तो हर चीज़ में नेगेटिव दिखेगा। पॉजिटिव बना के देखो, जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। जिंदगी में सच हमारे जीवन का दर्पण और संयम हमारी साधना रूपी तस्वीर है, इसे हमें नहीं खोना है। तो पहला कहता है, सुनने की आदत डालिए। दूसरा कहता है, सहन करने की क्षमता को विकसित कीजिए। तीसरा कहता है, सिस्टम से काम चलाइए। और चौथा कहता है, सच बोलिए, संयमित रहिए और आपा मत खोइए। पांचवा कहता है, समझदारी को सूत्र बनाइए। अब आपको समझदार होना पड़ेगा। समय है, कभी कोई जज बनता है, कभी कोई नहीं बन पाता है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल है, परिवार को लेके बड़ी टेंशनें होती हैं, लेकिन समझदारी तो रखनी पड़ेगी ना, बैलेंस तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे पास जिन्होंने 2013 में कहीं और कोचिंग किया था, 2019 में मेरे पास आ रहे हैं, और 6 साल के स्ट्रगल में शादी हो चुकी हैं, छोटे बच्चे हैं उनके पास, फिर भी अपना हिम्मत रखते हैं और आरजेएस और डीजेएस तक क्लियर करते हैं। यानी 1 साल में 2-2 3-3 एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। रीज़न, समझदारी रखते हैं।
संयम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और सफल होते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं मिली सफलता कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी, पर मिलेगी तो सही ना। थोड़ा सा खुद पे भरोसा कीजिए। आप क्या करते हो जब दूसरों के वीडियोस वगैरह देखते हो ना, ऐसे ही परेशान हो जाते हो, इग्नोर करो ना उनको। आप ये सोचो अब आपका वीडियो कब बनेगा, आपको क्या सोचना है आपका वीडियो कब बनेगा। मैं सच्ची बताती हूँ, मुझे यूट्यूब का नॉलेज नहीं था, यूट्यूब क्या होता है। हमने कभी यूट्यूब से पढ़ाई नहीं की, हिंदी मीडियम वाले थे, हमें लगा सब कुछ इंग्लिश में आता होगा, हमने नहीं की। लेकिन जब यूट्यूब पे खुद आई तो पता चला यूट्यूब ये होता है। खुद आओ ना, खुद बनो ना किसी के लिए आइडल। काहे को दूसरों को सुन सुन के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों की फोटो अपने स्टेटस पे लगा के दुखी होते हैं। खुद उस लायक बनो कि अपनी फोटो दुनिया लगाए। हमें दुनिया की फोटो नहीं लगानी है, उसके लिए आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। लाख संकटों के बावजूद आपकी समझदारी आपकी ताकत है। ये ईश्वर ने आपको एक देन के रूप में दी है, इसे जिंदगी का सूत्र बनाइए। समझदारी से किया गया कोई काम या फैसला कभी गलत नहीं होता है। थोड़ा सा समय लगेगा बट ठंड रखिए, सोच के काम कीजिए, ठीक है। ये हमारा 5वां सूत्र यहाँ पे खत्म होता है। एक बार वापस चलते हैं क्योंकि फिर और आएंगे। तो पीपी साहब आए, केस की ओपनिंग की, देन मैटर नहीं बना, डिस्चार्ज किया, बना तो चार्ज फ्रेम किया। चार्ज फ्रेम करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आप लीगलिटी करते हैं, आपके तो मैं तो नहीं करता। तो प्रोसिक्यूशन से कहा जा तो तेरे विटनेस को बुला के ला, विटनेसेस को बुला के ला। फिर विटनेसेस को लाए तो एग्जामिनेशन शुरू की। और एग्जामिनेशन कहाँ पढ़ते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 137 और 138 में। देन मैटर नहीं बना तो एक्विटल, और मैंने बताया था कि बिफोर टेकिंग एविडेंस डिस्चार्ज, आफ्टर टेकिंग एविडेंस एक्विटल, दोष मुक्ति। और देन फिर डिफेंड फाइनली अपने उसको एक्विटल नहीं किया, देखना इसमें लिखा हुआ बैरेट में, तो फिर क्या करेंगे, तो डिफेंडेंट को बुलाएंगे, अपनी डिफेंस पेश करो। अपने डिफेंस पेश करने आएगा, फिर वो कहता है मैं भी कॉम्पिटेंट विटनेस बनना चाहती हूँ, तो उसके पहले 315 में अपन उसके एविडेंस ले लेंगे। और कोर्ट को लगता है कि उसकी एग्जामिनेशन करनी है तो 313 में उसकी एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं। देन आता है 234, उसके अलावा 313 और 315 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक सवाल है जो मैं आपको बताती हूँ, प्री का, कि जब कभी भी 313 में अक्यूज का स्टेटमेंट लेते हैं तो ऑथ पर नहीं लिया जाएगा। अक्यूज की एग्जामिनेशन करते हैं तो ऑथ पर नहीं होगी। लेकिन जब अक्यूज्ड एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस आता है तो उसकी एग्जामिनेशन ऑथ पर ली जा सकती है। यदि अक्यूज्ड कॉम्पिटेंट विटनेस बन के आता है तो उसकी एग्जामिनेशन ऑथ पर ली जा सकती है, ठीक है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। देन आता है आपके पास 234। फाइनली सब जने आ गए, प्रोसिक्यूशन भी आ गया, डिफेंस भी आ गए, दोनों की बात आती है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट। क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट, बहस शुरू करते हैं। चलिए इनकी बहस करते हैं, दोनों अपनी अपनी बातें रखेंगे। सब कुछ सुनने के बाद जज साहब या तो करेंगे एक्विटल और या फिर करेंगे कन्विक्शन। बहस या तो करेंगे दोष मुक्ति या करेंगे दोष सिद्धि, ठीक है। देखिए जब दोष मुक्ति करते हैं आप जाइए अपने घर, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही हम आपको कन्विक्ट करेंगे, हम आपको दोष सिद्ध करेंगे, तो हमारे यहाँ 2 सेक्शन और जिंदा हो जाएंगे। पहला सेक्शन जिंदा होगा हमारा 360 या प्रोबेशन एक्ट, या प्रोबेशन एक्ट अपने तो प्रोबेशन नहीं तो 360 कि क्या इसको सजा दे दे या प्रोबेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको एक्विटल करती हूँ तो प्रोबेशन की जरूरत नहीं, जाओ अपने घर। लेकिन मैं आपको कन्विक्ट करती हूँ तो मैं देखूंगी प्रोबेशन का बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं। मैं जैसे प्रोबेशन का बेनिफिट दूंगी आप कहेंगे रुकिए प्रीवियस कन्विक्शन, आप प्रीवियस कन्विक्शन देखिए, क्योंकि अगर प्रीवियस कन्विक्शन देखेंगे तो प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज ए 236। इसका देखो एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन, दूसरे से तीसरा निकलता है। तो क्या कहा कि जब भी कन्विक्शन करेंगे उसके आगे 2 चीजें निकलेगी। पहला निकलेगा प्रोविजन 360 का बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं, और जैसे 360 देखते हैं तो जाके पढ़ना 360 प्रीवियस कन्विक्शन है या गया प्रीवियस कन्विक्शन। तो ये 236 के 2 रोल है प्रीवियस कन्विक्शन, एक तो प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और दूसरा प्रीवियस कन्विक्शन का क्या मीनिंग है। प्रीवियस कन्विक्शन का मीनिंग है एनहेंस पनिशमेंट देंगे। कैसी पनिशमेंट देंगे आपको, एनहेंस पनिशमेंट। कहाँ देते हैं, आईपीसी सेक्शन नंबर 75 में। तो प्रीवियस कन्विक्शन के बड़े शानदार रोल है कि सब प्रोबेशन का बेनिफिट देना है या नहीं देना है, सब इसको जो है क्या बोलते हैं एनहेंस पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो ट्रायल कितनी सुंदर ड्राफ्ट की गई है, एक से दूसरा सेक्शन, दूसरे से तीसरा सेक्शन निकलता है। इसकी डिटेल आपको बैरेट से पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत इजी ट्रायल है। कई बार आप पढ़ते तो बहुत हेक्टिक लगता है, कैसे चलेगी, खत्म हो गया ट्रायल पता ही नहीं चला। उसके साथ हमने इतनी सारी अच्छी बातें भी की, कहानी भी सुनी, राइट। अभी जो अकेला है 237 इसका अकेला रोल है, ये इनके साथ नहीं होता है, ये फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 199 सब सेक्शन 2 की ट्रायल है। तो एग्जाम में आपको ट्रायल यहीं तक करनी है 236 तक, ये तो अलग से दी गई है उसके लिए होता है, ठीक है। ये सेशन ट्रायल को और डिटेल पढ़नी है तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो कहती हूँ मुँह पे कहती हूँ, अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें।
क्लासेस आइए, ज्वाइन कीजिए, इंस्टीट्यूट चलता है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, अपने यूट्यूब पे आपको दिखाते हैं, मेरे स्टेटस पे देखते हो। अभी हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन जो उन्होंने याद की वो हमने दिखाई। तो एक कमेंट आया, एक नहीं बहुत सारे, मतलब एक दो जनों ने कमेंट किया कि ये सब हमें क्यों सुना रहे हो। अरे भैया, आपको ये बता रहे हैं कि बच्चे हम इस तरह मेहनत करते हैं, बच्चों को सब कुछ याद होता है। तो एक का कमेंट तो इनकी आंखों से पता चले, देख के बोल रहे हैं। वो अपने साथ धोखा क्यों करेंगे? चलो, वो देख के बोल रहे हैं, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ ना, नहीं ना। फिर मैंने लिखा, मैंने कहा टेंशन ना करो, जब भी सेलेक्ट होंगे आपसे फिर से रूबरू करेंगे। वो ना तो अपने साथ धोखा करेंगे ना अपने माता पिता के साथ। जब आप मेरे पास, तो देखो इसे यहाँ पे रखा हुआ है इसलिए हम दूर खड़े हैं, आपके घर में स्टैंड नहीं होगा तो आप ऐसे बोलोगे ना मोबाइल के सामने, तो आंखें नीचे रहेगी मोबाइल की तरफ, तो इसका मतलब ये नहीं आप देख के बोल रहे हैं। और फिर भी आपको ये लगता है तो वो अपनी सोच, मैंने क्या कहा, अपनी अपनी सोच है, ये देखने की आपकी क्षमता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, वो क्यों देख के बोलेंगे? वो अपने मम्मी के साथ कोऑपरेट करते हैं। बच्चे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन क्लास में ये तो फ़ायदा है कि आपके घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, इवन पूरा घर हेल्दी रहता है। क्या वाइफ पढ़ती तो कई बार हस्बैंड सुनते हैं, अगर बच्चे पढ़ते तो पेरेंट्स सुनते हैं। इवन तो मैंने ये भी डाला कि हमने क्लास में पर्यायवाची पढ़ाते हैं, तो उस बच्चे ने पर्यायवाची पढ़े, उसकी मम्मी पूछ रही है, वो बता रहा है। अब आप कहोगे वो देखा देख बोल रहा है, तो ये आपकी थॉट है, अपना अपना नज़रिया है, हमें क्या देखना है। हमने तो इसलिए दिखाया, देखो हम मेहनत कर रहे हैं, ये आपके सामने है। हालांकि मेरी खुद की मेहनत आपके सामने है, आप मुझे रोज़ वीडियो में देखते हैं, लेकिन मुझे ये था कि भाई मेरी मेहनत के साथ मेरे बच्चे जो मेहनत कर हम आपको बता रहे हैं, उसमें भी कमेंट, यानी हमने हमारी ज़िंदगी में तय कर लिया है कि हमें दूसरों में कमियाँ ही ढूंढनी है, हमें अच्छाई देखनी ही नहीं है, इसलिए हमें अच्छाई दिखेगी नहीं। जिस दिन ज़िंदगी में अच्छाई ढूंढना शुरू कर दोगे, हर इंसान में अच्छाई दिखेगी। हर इंसान अच्छा होता है, समय काल परिस्थितियाँ बुरा बना देती है, तो वाह आप बुरा बन रहे हो, आप अच्छा बनो ना। तो आगे चलते, तो पहला सुनने की आदत डालिए। अब कुछ बच्चे यहाँ से बंद करके चले जाएंगे कि अब क्या है, फालतू भाषण दे रही है। ये लाइफ है, ये लाइफ नहीं है, यहीं पर लाइफ ख़त्म नहीं होती है। जज बनने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। जज बनने के बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जब स्टाफ के साथ स्टाफ से नहीं बनती है, जब सीनियर जूनियर को डांटता है, लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है। ये तो सिर्फ एक पहला कदम है आपकी नौकरी का, जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है और एक ओहदा मिलता है। लेकिन जब आप सिस्टम में जाके बैठ के काम करते हैं तब इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ये आपके साथ होगा ना, तभी आप अपनी ज़िंदगी के रिटायरमेंट तक सर्वाइव कर पाओगे। ये तो सिर्फ पास कराने का जरिया है, ज़िंदगी जीना तो इससे है, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल वाणी को जीवन में उतारिए, वाणी हमेशा सरल रखिए। सुना आपने, पढ़ा था हमने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमबल क्या कहता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप विचार करके अपने आप को अभिव्यक्त कीजिए, जिस पे लोग आप पर विश्वास करें और आपके धर्म की उपासना करें। और वो तभी होगा जब आप विचार कर बोलोगे तो वाणी सरल होगी, और वाणी सरल होगी तो आप पे लोग आपकी बातों पे भरोसा करेंगे। तो सरल वाणी को जीवन में अपनाइए। 100 संकटों की एक ही देन है कठोर वाणी। लड़ाई होती कहाँ से? कठोर बोलते लड़ाई शुरू हो जाती ना बोलो ना, कौन लड़ेगा? एक बात बताओ, बैठे बिठाए कौन आके किसी से लड़ता है? वो कहते हैं ना, सांप भी पैर रखे बिना नहीं काटता किसी को, तो बैठे बिठाए कोई किसी को नहीं काटता है। सदा सरल रहिए, वाणी पे सरलता लाइए। ज़्यादा चिल्लाने शोर करने से आप कभी बड़े नहीं बन जाओगे, राइट? मैं जब प्रचार करने आती हूँ बड़ा आपको गुस्सा आता है, और वहीं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर प्रचार करते अच्छा लगता है। ऐसा एक दोहा सुनाती हूँ। धन वाले घर में जाती कभी न जाती निर्धन घर में, धन वाले घर में जाती कभी न जाती निर्धन घर में, जल निधि में गंगा गिरती कभी न गिरती सूखे सर में। धन वाले घर में जाती कभी न जाती निर्धन घर में। लक्ष्मी जी भी हमेशा पैसे वालों के घर जाते हैं, गरीबों के घर पे नहीं जाते हैं। जल निधि में गंगा गिरती कभी न गिरती सूखे सर में, यानी जो नदी है हमारी गंगा जी, वो भी जहाँ पानी वहीं जाके गिर रही है, जो सूखा पड़ा वो सूखा ही पड़ा है। यदि कोई कोचिंग सेंटर अरबों कमा रहा है, उसके ऐड भी आपको अच्छे लगेंगे, और कोई कोचिंग सेंटर अपने सैकड़ों पे काम कर रहा है, हजारों पे काम कर रहा है, उसके प्रचार भी बुरे लगते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? हम ही कहते हैं हम गरीब हैं, तो फिर हम मिडिल क्लास को सपोर्ट हम तो खुद ही नहीं करना चाहते। हम खुद कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली हूँ, पर हम मिडिल क्लास को कभी सपोर्ट नहीं करते। हमें हाई फाई अच्छा लगेगा, उसके प्रचार पे कभी कमेंट नहीं होगा। इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है जहाँ फीस लाखों में है, जहाँ पे क्या ना बड़े बड़े ऐड पे 8-8, 9-9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब पे प्रचार कर लेती हूँ, बुरा लग जाता है, मैडम जब देखो प्रचार ही करती रहती है, प्रचार ही करते रहती है। एक बात बताओ बेटा, आप अंतर्यामी हो क्या? नहीं ना। आपको कैसे पता चलेगा मैं पढ़ाती हूँ? आपको कैसे पता चलेगा मेरे पास इंस्टीट्यूट है? बताऊँगी तब पता चलेगा ना। ऐसा तो नहीं रात को सपना या उर्मिला राठी पढ़ाती है, चलो उसके पास चलते। तो प्रचार करने दो ना, आप तो वैसे भी नहीं करोगे, तो मुझे तो करने दो, और आप करते हो तो मुझे टेंशन ही नहीं है।
ठीक है, तो क्या कहता है, सरल वाणी को जीवन में अपनाइए। पहला, सुनने की आदत डालिए। दूसरा, सहन करने की क्षमता विकसित कीजिए। तीसरा, सिस्टम से काम कीजिए। चौथा, सच बोलिए। संयमित रहिए, आपा मत खोइए। और पांचवा, समझदारी को सूत्र बनाइए। और छठा, सरल वाणी को जीवन में उतारिए। सातवां, षड्यंत्र न कीजिए और ना कभी षड्यंत्र में शामिल होइए। षड्यंत्र में रहने वाला, षड्यंत्र में जीने वाला कभी सफल नहीं होता है। हमेशा अकेले रहिए, काहे को किसी के साथ मिलना है। और षड्यंत्र को कहाँ पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं षड्यंत्र को दो जगह। कहाँ पे, आईपीसी सेक्शन 107, आईपीसी सेक्शन 120A। एंड कहाँ पढ़ते हैं कॉन्स्पिरेंसी, हम पढ़ते हैं टॉट में, षड्यंत्र मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिरेंसी। तो मेरी तो बातों में भी लॉ होता है ना। तो षड्यंत्र न कीजिए, न कभी साथ दीजिए। षड्यंत्र ने महाभारत को जन्म दिया है, कई युद्ध करवाए हैं, नतीजे आप जानते हैं। षड्यंत्र क्षणिक सुख देता है लेकिन दुख लंबा मिलता है। इतिहास गवाह है, न षड्यंत्र कीजिए न कभी साथ दीजिए। समय और सच स्वतः जवाब दे देगा। जवाब हमें किसी को नहीं देना है, वक्त खुद जवाब देता है। आज देख लो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, कभी सोचा नहीं सपने में इंस्टीट्यूट ओपन करूँगी, मुझे भी जज बनना आपकी तरह बनना था। चलते चलते जल्दी कारवा, कई कमेंट थे, क्या पढ़ाएगी, इसको क्या आता है, बहुत कमेंट थे, बट रुकी नहीं, चलती गई चलती गई चलती गई। आज खुद यूट्यूब जवाब दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसको पढ़ाना भी आता है क्या। जो आपके क्लासमेट सरप्राइज करते हैं, अब जो मेरे क्लासमेट होते हैं वो सरप्राइज करते हैं, यार इसको इतना पढ़ाना भी आता है। वक्त नहीं चलाया, जल्दी में भी आगे, जवाब देने की जरूरत नहीं रखी ना। जो ये सोचता है मैं जवाब दूंगा, वो कभी नहीं कर पाता है। वो ये सोचे मुझे क्या करना, मुझे जवाब मेरे मम्मी पापा को देना है, मुझे उनसे मतलब है, बाकी दुनिया गो टू हेल, हमें क्या लेना देना। तो जवाब नहीं देना है, परिस्थितियाँ समय खुद ही दे देगा। अब चलिए, थोड़ा सा ना टेंशन वाला हो गया, एक छोटा क्लास सुनाती हूँ। एक लड़की थी, उसको देखने के लिए ससुराल वाला आए, तो उससे पूछा कि बेटा क्या आप महाभारत और रामायण पढ़ते हैं। तो उसने कहा रामायण में पढ़ती हूँ, महाभारत में करके दिखाती हूँ। क्या बोला, रामायण में पढ़ती हूँ और महाभारत में करके दिखाती हूँ। तो चलिए थोड़ा हंस भी लीजिए, कभी हंस भी लिया करो, वैसी ज़िंदगी बहुत टेंशन है आपके पास, ठीक है। तो पहला, सुनने की आदत डालिए। दूसरा, सहन करने की क्षमता विकसित कीजिए। तीसरा, सिस्टम बनाइए। चौथा, सच बोलिए, संयमित रहिए, आपा मत खोइए। पांचवा, समझदारी को सूत्र बनाइए। छठा, सरल वाणी को जीवन में अपनाइए। और सातवां, षड्यंत्र न कीजिए न कभी साथ दीजिए। आठवां, संघर्ष कीजिए, ये रास्ता ही आपकी हमेशा खुशी दिलाएगा। संघर्ष करते रहिए, संघर्ष में पीछे मत हटिए। मैं वो ना करती रहती हूँ, हमेशा अपने आप की हिंदी को इंग्लिश में इंप्रूव करती हूँ, क्योंकि आने वाले सब बच्चे इंग्लिश मीडियम के आते हैं और फिर उनको ना समझ में आए तो मैं पढ़ती रहती हूँ कि नहीं यार मुझे कुछ नया करना है, मुझे इनको सिखाना है, उनके लिए मैं इंप्रूव करती हूँ। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, कई बार स्टूडेंट से पूछ लेती हूँ, फिर मैं उसको वापस 2-3 बार दोहराती हूँ। यही तो ईमानदारी काम आती है, ऑनेस्टी काम आती है। जो चीज़ नहीं आती क्लियर करो, वो आपको हेल्प करेंगे और वो खुश होंगे कि यार कितने ऑनेस्ट है हमारी मैम, कम से कम होशियारी तो नहीं झाड़ रही है, नहीं आता तो पूछ लेती है ना। तो क्या कहता है, संघर्ष कीजिए, रास्ता है आपकी हमेशा सुखी बनाएगा। संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। ईश्वर ने सबसे ज़्यादा संघर्ष आपके लिए लिखे हैं, ये मान लेने से आपको संघर्ष कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप इसके काबिल हैं, तभी संघर्ष आपको मिला है। इसे प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। संघर्ष को कह दो मेरा तो संघर्ष है ही नहीं, तू है तभी तो मैं हूँ। मैं सिर्फ इसी के लिए तो एग्जिस्टेंस कर पा रही हूँ, मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने संघर्षों को अपना लिया। ठीक है ना यार, होगा जो देखा जाएगा, करूँगी काम, कुछ तो कर दिखाऊंगी नया। बस ये सोच सोच के काम करती रहती हूँ मैं। आप भी कीजिए, आप खुद फील करोगे लाइफ कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ हो गई है। तो संघर्ष कीजिए, रास्ता ही आपको खुश हमेशा सुखी बनाएगा। आगे चलिए, नंबर 9, और ये आपके लिए है, जिद करते रहिए। शायद आपकी जिद में ही आपकी सफलता लिखी है। जिद ना छोड़िए। जिद किसकी करनी है, पॉजिटिवनेस की। जिद किसकी करनी है, सफल होने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करनी है। ये कभी मत मानिए कि ईश्वर को जो देना है वो खुद ही दे देगा। चमत्कार नहीं होते भाई, चमत्कार करवाने पड़ते हैं। कुछ पाने के लिए आपकी जिद या आपके प्रयास से सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत रखिए, जिद कीजिए। बैठे बिठाए कुछ नहीं देता। मैं बताती हूँ आपके बेस्ट एग्जाम्पल। अभी हाल ही में राजस्थान की सेकंड लिस्ट जारी हुई है। सब पहली बार हुआ इतिहास में राजस्थान की सेकंड लिस्ट जारी होना। ये जो बच्चे थे 8, इन्होंने से 1 साल में पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। इन्होंने दूसरे एग्जाम करते गए, कभी LLM कर लिया इन्होंने, LLM के लिए एग्जाम दे दिया, LLM एंट्रेंस के लिए एग्जाम दे दिया, PhD के लिए एग्जाम दिया, नेट दिया, बट ये बच्चे रुके नहीं, ये संघर्ष करते गए और देखिए 1 साल बाद इनको इनका रिजल्ट मिला।
ये चाहते तो रुक जाते यार, ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ, रोने लग गए, अब अगली बार देखेंगे। बट लिटरली आप इन 8 बच्चों से मिली है, आप खुद उनसे जब बात सुनेंगे वो खुद कहेंगे हमने से 1 साल में रुके ही नहीं ना, हम कुछ ना कुछ करते गए। वो 8 बच्चे बैठे ही नहीं है। और देखो ईश्वर देता खुद नहीं देगा, चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार कराना पड़ता है। उन्होंने चमत्कार कराया और देखो 8 की सरप्राइजली लिस्ट निकली है 1 साल बाद। नवंबर 2019 में आरजीएस का रिजल्ट आया इंटरव्यू का, और दिसंबर 2020 में 11 मतलब 13 महीने बाद खुशियां मिलती। रीजन जिद, उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उनको उनकी पोस्ट मिल गई। बस आपको अपनी जिद नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब आप जिद करेंगे, आप मेहनत करेंगे, चमत्कार खुद ब खुद हो जाएंगे। बिना मेहनत के कभी कोई चमत्कार नहीं होता। और लास्ट, सदा मुस्कुराते रहिए, क्लोजअप दिखाते रहिए और क्लोजअप करते ब्रश करते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। आप रोककर भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज ही आपका वर्तमान है, कल सिर्फ हमारी कल्पना है। मुस्कुराते रहिए। मुझे आज भी याद है जब रिजल्ट आता है तो जिन बच्चों का होता है उनको तो सभी बधाई देते हैं, जिनका नहीं होता वो रोते हैं। मैं भी कहती हूँ बेटा मैं भी तेरे साथ रो लूँ, अगर कुछ मिलता है तो दोनों मिलकर रोएंगे तो ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, राइट। तो ये हमें सब पता है, ये जो मैंने बोले हैं ये हमें सब कुछ पता है, सबको पता है। बट क्या होता है बेटा ज़िंदगी में, थोड़े दिन याद आते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद आते हैं फिर भूल जाते हैं। ऐसा क्यों हमारी ज़िंदगी में बार बार किसी और की जरूरत पड़ती है जो आके हमें कुछ बता के जाए? वाई? दुखी मैं भी होती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रोना आता है, ऐसा नहीं मैं नहीं रोती, लेकिन अपने आप को संभालना भी तो खुद को ही है, कौन आगे आके संभालेगा? तो फिर खुश रहिए ना यार, मुस्कुराते रहिए। कई बार हमारी मुस्कुराहट दूसरों को दुखी कर देती है, लेकिन कई बार हमारी मुस्कुराहट दूसरों को खुशियाँ दे देती है। मुझे कई कमेंट आते हो, कहते हैं मैम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बट वो ना कई बार चिढ़ाते हैं, मैम प्लीज़ ये बता दीजिए। फिर मैं भी कहती हूँ सॉरी बेटा, जिस बच्चे ने फीस दी उसके साथ धोखा नहीं करूँगी। लेकिन मुस्कुराते रहिए, खुद भी मुस्कुराइए और दुनिया को भी मुस्कुराते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इन सबको अपनाइए, अच्छा ना लगे इग्नोर कीजिए, बट बुराई मत कीजिएगा कि फालतू भाषण दी जाती है। बिल्कुल सेम, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। बस ज़िंदगी में जो मैं करती हूँ, मैं सीखती हूँ, जो स्ट्रगल है मैं मानती हूँ कि एज ए स्टूडेंट जो मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल है वो आपके भी हैं। मैं भी इंडिया की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मिडिल क्लास फैमिली का जो सबसे लास्ट छोर होता है वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। कभी मुलाकात होगी तो बताएंगे हमारी कहानी, कभी दिखाएंगे हम हमारा वो घर जहाँ से हम आए हैं, हम दिखाएंगे कभी हमारी स्कूल कि जब 6 में आके हमने इंग्लिश पढ़ना सीखा था। स्ट्रगल सबके लाइफ में, बस पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ हूँ। और मेरे ही नहीं, हम सबके पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं कि अगर कहीं डगमगा जाए ना, सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, अंत तक साथ खड़े रहेंगे। तो बस उन्हीं का कहना मानिए ना, वो जो कहते हो मान लीजिए ना। आप क्यों जिद करते हो? हम दूसरों के शौक के चक्कर में हम अपने शौक मतलब क्यों ख़राब करते हैं? हम क्यों जिद करते हैं कि उसने 2 लाख वाले कोचिंग को ज्वाइन किया, मुझे वो करना? कहाँ जरूरत है? हमें पढ़ना है, हम खुद से पढ़ सकते ना। मैं नहीं गई कभी दिल्ली पढ़ने के लिए, कभी सोचा भी नहीं था। उसका रीज़न था भैया नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से जाऊँ। मैं कभी किसी कोचिंग सेंटर को फ़ोन करके ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज़ फीस कम कीजिए। क्यों करेगा? उसका भी घर है, परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी घर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तभी तो कोचिंग चला रहा है। ये तो क्यों चलाता, आराम करता अपनी ज़िंदगी में बैठ के। यानी कोचिंग चलाने वाला कुछ सोच के चला रहा होगा। स्टार्ट स्ट्रगल्स कहीं से क्या होगा, कभी मत कहिए। आप नहीं अच्छा लगा मत ज्वाइन कीजिए। आप क्यों फीस के लिए कम करने के लिए कहते हैं? आपने कभी उसकी मजबूरियाँ देखी? वो रेंट पे रहता है, रेंट पे करता। आप सोचिए 11 महीने 12 महीने में बंद इंस्टीट्यूट का किराया देना पड़ता, खाली नहीं कर सकते। टीचर की क्या हालत हो रही होगी आपको तो पता भी नहीं है, लेकिन हमें इसे बोलना आता है। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हम ऐसा कुछ बोले जो सामने वाले को दुखी ना करे। दुआएं और बद्दुआएं बड़ी खतरनाक चीज़ होती है ज़िंदगी में। आप किसी की दुआ ना ले सको तो बद्दुआ ना लो, स्मूथ रहो, सरल रहो। देखिए भाई मैं बहुत छोटा काम करती हूँ, आपके सामने बोर्ड है, आपके सामने मैं खड़ी हूँ, हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती हूँ, रोज़ उस नई नई चीज़ें नहीं करती। इवन मेरी क्लास का कोई नाम या ब्रांड भी नहीं लगा, कोई टी शर्ट भी नहीं है। मैं सिंपल आपके सामने आके खड़ी हो जाती हूँ, मुझे जितना आता मैं बताती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि भाई मुझे नहीं पढ़ाना है, मैं आपके मुँह पे कहती हूँ अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारें। मैं चाहती तो वहाँ पढ़ा के आज के लिए इतना ही, ठीक है फिर मिलेंगे, ऐसा करके चली जाती। एक टॉपिक पढ़ा के छोड़ देती। मैंने कभी एक टॉपिक पढ़ा के छोड़ा, या तो पढ़ाया तो पूरा, नहीं तो बिल्कुल मना कर दिया कि अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारे। और क्या गलत कहा? इंस्टीट्यूट चलाती हूँ ना, कोई जज बन के कमाएगा, कोई वकील बन के कमाएगा, कोई कोचिंग चला के। करना तो सबको इनकम ही है ना, पेट तो सबको ही पालना है कि नहीं पालना है, मेहनत भी सब करते हैं। एक वकील साहब जिनकी बेल कराने की फीस 500 रुपये है, एक वकील साहब जिनकी बेल कराने की फीस 2 लाख है। कुछ तो डिफरेंट होगा, दोनों करा तो बेल ही रहे ना। फिर है तो दोनों वकील, प्रोविज़न दोनों लॉ के लगाने वाले, फीस अलग अलग है, अपनी अपनी मेहनत बेटा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा इग्नोर करें। हम थोड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पूरी मेहनत तो लगन से करते हैं। मैं आप लोगों में से कई बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती। आप जैसे ही फीस के लिए कहते हैं मैं नमस्ते कर देती हूँ, कोई बात नहीं। इफ़ यू कंफर्टेबल देन यू ज्वाइन, अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
क्यों? कहा है ही नहीं ना, क्योंकि मैं हमेशा ये रखती हूँ, मुझे बच्चे कम ही अच्छे हैं। लाइफ में भी कहते हैं ना, घर में भी कहते हैं बच्चे कम ही अच्छे, एटलीस्ट आप एक एक बच्चे पे ध्यान दे पाओगे, आप वो ब्रांड बन पाओगे कि जो बच्चा यहाँ जाएगा सेलेक्ट होकर निकलेगा। वो ब्रांड बनने के लिए आपको हर बच्चे पे मेहनत करनी पड़ेगी, हर बच्चे का नाम पता होना चाहिए। मेरे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसमें पूरा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। मुझे हर बच्चा पता है किसने वीडियो बना के भेजा कि नहीं, किसके नोट्स आया ही नहीं, कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं, किसको क्या आता नहीं। वो बच्चे इतने खुश होते हैं, मैम आपको कैसे पता चल गया? मैं ध्यान रखती हूँ भैया कौन सा क्या करते हैं, वीडियो हमारे ऑन रहते हैं। कई बार मजबूरियाँ होती है, जैसे सुबह 5:30 हमारा बैच चलता है एडीचे का, वहाँ हम वीडियो ऑन नहीं कराते। उसका रीज़न हमें भी पता है कि वो बिस्तर से उठ के बैठे 5:30 इस ठंड में बैठने बहुत बड़ी बात होती है ना। दिसंबर चल रहा है 2020 का, तो हम हर चीज़ को लिबरल रखते हैं। कई बार आपकी दिक्कत होती है, पेरेंट्स आपके हॉस्पिटल में, आप नहीं कर पा रहे क्लास, तो उसके लिए हम आपको बेनिफिट देते हैं, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, दोबारा क्लास का मौका देते हैं। जब आप नहीं आ पाते तो नोट्स अवेलेबल करा देते हैं। तो हम छोटी छोटी खुशियाँ ध्यान रखते हैं, और जो बच्चा हमसे जुड़ जाता है उनके हम पूरा ध्यान रखते हैं। बट फीस को लेकर बहुत सारी दिक्कतें होती है सबके लिए। मैं फिर से यही कहूँगी, आपको फीस ज़्यादा लगे कम लगे, कंफर्टेबल है देन यू जॉइन, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रगल मैंने भी बहुत किया है और अभी भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, क्या लगता है धमकियाँ नहीं मिलती? मुझे भी बहुत आते धमकियाँ देने के लिए, बट मैंने क्या कहा, नारी हूँ पर कमज़ोर नहीं, बट मेहनत अपनी पूरी ईमानदारी से करती हूँ। ठीक है, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, और स्पेशली जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, जो कई सालों से लगे हुए हैं और जो ऑनेस्टी से पढ़ रहे हैं, उन सबका सिलेक्शन हो जाए। और जो अनाड़ियों की तरह पढ़ रहे हैं, अपने आप को डेडिकेट करें और अपना मेहनत करें। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और उनसे कहती हूँ कि आप टेंशन ना करें, बच्चों पे भरोसा रखें। इस बार बच्चे आपको जज बन के दिखाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा ही इनको हमेशा आगे लेके जाएगा। तो माता पिताओं का मेरा प्रणाम, और मेरे सभी साथियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद।